तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर लास्ट क्लास में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो ये तो हमने बताया होगा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कि नहीं बताया था? बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। लगे दो टाइप के हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, ठीक है। बोले मैं कैसे याद रखता हूँ, ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। मैं बहुत ही इजीली तरीके से याद रखता हूँ। एक ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल, एक तीसरा ट्रायंगल, बहुत हम आसान से समझने के लिए। तीन ट्रायंगल है, तीनों का शेप साइज अलग अलग है, कुछ भी एक भी डिफरेंस मतलब डिफरेंस होता है तो मैंने समझ में आ जाता है क्वार्टर ट्रायंगल है, ठीक है। बोला गया कि ओवरराइड जिसको बोलते हैं, एकदम हूबहू एक ही टाइप का अगर ट्रायंगल, अब समझना मुश्किल है, ठीक है। तो बोला गया कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं क्या है। और क्लास कैन हैव, ठीक है, और क्लास हैव जो भी हो, इसको हम क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर with same name but number of parameter different, है ना, ये तो बताए थे। पैरामीटर डिफरेंट, टाइप डिफरेंट, एंड सीक्वेंस डिफरेंट, ठीक है, ओके। बट विद इन अ क्लास, ठीक है। मैंने ये हम बोले थे कि इसमें सब क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम, हमेशा तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं तो, लेकिन अब एरर मारेगा उस समय देखेंगे, ठीक है। बोला बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, वो है विद इन अ क्लास, एक ही क्लास के अंदर। ऐसे समझने से जल्दी समझ में आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना। अगर एक क्लास है, क्लास का नाम फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नाम का एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट नाम का ही कंस्ट्रक्टर लेकिन उसमें एक पैरामीटर, फर्स्ट नाम का ही कंस्ट्रक्टर लेकिन उसमें दो, एक ही पैरामीटर लेकिन टाइप अलग, तो भी डिफरेंट समझ में आएगा उसको। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। इसमें जब भी मेमोरी एलोकेट होगा तो 4 बाइट का, इसमें 2 बाइट, मतलब इसमें समझ में आराम से आ जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर, फिर से फर्स्ट, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट या सीक्वेंस डिफरेंट जो भी बोला जाए, तो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि इसमें जब मेमोरी बनेगा तो पहला 4, दूसरा 2, फर्स्ट इंट नहीं, कैर टी, हमको वेरिएबल का नाम से कोई मतलब नहीं है, इंट क्यू, तो भी मेरा डिफरेंट हो गया, पहला 2 दूसरा 4, ठीक है। तो ये था मेरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑलरेडी हम पढ़ा हुआ है। अब कहाँ से कॉल करेंगे? हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, यहाँ से कॉल करेंगे। जैसे हम न्यू दे के ऑब्जेक्ट बनाने का तो झमेला नहीं जाए, न्यू दे के फर्स्ट एक पैरामीटर तो वो इंटीजर वाले में जाएगा, न्यू दे के फर्स्ट कैरेक्टर वाले पैरामीटर में जाएगा। क्या हम एक ही कंस्ट्रक्टर बार बार भी कॉल कर सकते हैं? बोला बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ये लास्ट क्लास का था। तो चलिए, आज हम लोगों का मेन है कंसंट्रेशन, एक ही चीज़, इसको हम अब मेरा इसके ऊपर फोकस करना है आज का क्लास, ठीक है।
ओवरराइडिंग, बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर नेम exactly same inside child class, number of parameter, comma, type of parameter, comma, sequence of parameter, also exactly same। लेकिन क्या दिमाग में रखना है, चाइल्ड क्लास में एग्जैक्टली सेम, ठीक है। लेकिन ये किस में बोल रहे हैं, ये चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। बोला गया कि सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग को चाइल्ड क्लास कैसे बनाते कैसे, ठीक है। ये तो मुझे पता रहना चाहिए तब ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में कि चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं अब। डिफरेंट रखने से तो वो डिफरेंट समझ लेगा, तो वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एग्जैक्टली सेम तभी है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। हम क्या बोले, एकदम बिल्कुल हूबहू सेम ट्रायंगल ना, एंगल देखिए एकदम हूबहू सेम, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो चलिए हम लोगों का आगे का चीज़ें, आज हम लोगों को मेन क्लास पढ़ना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। लास्ट क्लास का तो हो गया था। पहले तो चाइल्ड क्लास बनाते कैसे हैं, तो क्लास का नाम कुछ भी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्लास का नाम कुछ भी। इससे क्या सीखने को मिला, अ प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल क्लास साइमल्टेनियसली, अ प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल क्लास साइमल्टेनियसली, ओके। लेकिन अभी तक ये क्या हुआ, पड़ोसी क्लास है, मतलब पड़ोसी क्लास मतलब F1 और F2 में कोई लिंक नहीं है। F1 अलग है और F2 बिल्कुल अलग है, ठीक है। बोला गया चाइल्ड क्लास कब बनाते हैं, जब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं तब। एक्सटेंड्स F1 से एक्सटेंडेड है F2, मतलब F1 पेरेंट हो गया, F2 मेरा चाइल्ड क्लास हो गया। लेकिन अभी हमको वो नहीं समझाना है, अभी तो ये बाद में समझेंगे। चलिए पहले हम लोग को जो समझना है वो समझिए। बोला गया कि लेकिन मेन फंक्शन किसी एक में ही रह सकता है। मेन फंक्शन चाहे प्रोग्राम में हम जितना भी क्लास क्यों ना लिख लें, ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन मेन फंक्शन किसी एक में ही रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं किस में लिखूंगा वो आपकी मर्जी, हम आपको मेन फंक्शन सिखाते ही हैं सबसे लास्ट वाले में हमेशा लिखिए, मैंने ऊपर में मत लिखने का कोशिश कीजिए, लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मेन फंक्शन आपको इसमें रहेगा, ठीक है। बोला गया जिसमें मेन फंक्शन होगा फाइल का नाम उसी के नाम से जाना जाएगा। जिसमें मेन फंक्शन होगा फाइल का नाम हमेशा उसी के नाम से स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल का नाम चेक करके पहले इसी को रन कराएगा, उसके बाद कहीं पे भी जाएगा। आप समझ लीजिए एक गांव में, जैसे गांव में बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन गांव का मुखिया एक ही होता है, ठीक है। तो वही हिसाब है यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये जो है पूरा का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया गया है। अब यहाँ से जहाँ पे भी जाना है जाएंगे। तो चलो देखते हैं। अब आते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, अभी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बाद की बात है, पहले लॉजिक तो समझ में आए। लगे कि मान लीजिए हम इसके पास, समझ लीजिए एक बाल्टी नाम का फंक्शन है, आसान समझने के लिए बहुत, ठीक है। F1 नाम का एक इंसान है जिसके पास एक बाल्टी है, ठीक है। system.out.println F1 बाल्टी, ठीक है। ये गांव का मुखिया है लेकिन इसके पास सिर्फ मग है, ठीक है। system.out.println, ठीक है, F2 मग, ऐसे समझ में आएगा कि मैं किसको कॉल करने वाला हूँ। लेकिन कोड कहाँ से शुरू होगा? यहीं से। आप जानते हो गांव का मुखिया हो तो क्या हुआ, आप पड़ोसी का घर का बाल्टी उठाने के लिए उसको पूछना ही पड़ेगा, है ना जी। ऐसे जाकर उठा लेगा, मुखिया है तो नहीं ना उठाएगा। अपना मग उठा सकता है
लेकिन दूसरे का घर का बाल्टी नहीं उठा सकता। मैंने बाल्टी को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उस क्लास से पहले पूछना पड़ेगा कोई भी सदस्य से, उसके बाद उसका बाल्टी को यूज़ कर सकता है। क्या वो स्टैटिक रहेगा तो डायरेक्टली कॉल कर सकता है? स्टैटिक तो बोले नहीं, तब भी आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो दूसरे घर का है, ठीक है। हाँ, अपने घर का यूज़ आप सामान कर सकते हो जो स्टैटिक है। अगर नहीं स्टैटिक है तब तो आपको इससे भी पूछना पड़ेगा। आपको खुद भी पता है कि आपको F2 से भी पूछना पड़ेगा। मतलब आपको मग को उठाने के लिए, F2 क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम मग को उठा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी तक एक क्लास को सीखे थे वैसे ही हम लोग 2 क्लास को अब सीखेंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास हो सकता है लेकिन मेन फंक्शन किसी एक में ही होगा। जिसमें मेन फंक्शन होगा फाइल का नाम हमेशा उसी से जाना जाएगा, ठीक है। कंट्रोल पूरा का पूरा उसी को दिया रहेगा, वहीं से सारा प्रोग्राम इधर उधर जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी आप समझ लीजिए खाली ऑब्जेक्ट बना के आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए ये अब आते हैं हम लोगों को। चलो, तो ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। ये अभी तक पड़ोसी था इसलिए, ठीक है। अब गांव का मुखिया है, लेकिन मान लीजिए F1 का बेटा है। एक रिलेशन भी है, F1 पापा हो गए, F2 बेटा हो गया। भले गांव का वो मुखिया या घर का मुखिया, आप जानते हो कि बेटा लोग कमाने लगता है तो वही लोग घर का मुखिया हो जाता है ना जी। जो पैसा देता है वही मुखिया रहता है, सिंपल सा चीज़ है। तो कंट्रोल F2 के ही हाथ में रहेगा फिर भी, ठीक है। पापा के पास बाल्टी हो ना, लेकिन अब भी तक ये बगल वाले थे, लेकिन अब ये पेरेंट चाइल्ड बन गए। ये मेरा पेरेंट चाइल्ड बन गया। अब पापा का जितना भी चीज़ें होता है बेटा को आई थिंक पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, वो सीधा उठा सकता है। यहाँ पे यही एक फ़ायदा है कि आपको पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, वो अपना ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट बना के वो मग को भी उठा सकता है और बाल्टी को भी उठा सकता है, क्योंकि बेटा लोग अब पापा का जितना भी संपत्ति होता है उस पर हक जता रखता है पूरा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा चीज़ पापा करते हैं? पापा लोग कभी भी ये नहीं सोच के ही नहीं बड़ा करते कि बेटे का मेरा सारा धन मेरा ही होने वाला है। लेकिन बेटा लोग ये सोचता है, स्पेशली शादी होने के बाद तो एकदम ही नहीं, ठीक है। शादी होने के बाद तो आपका बेटा पे भी हक नहीं रहेगा उसका संपत्ति पे तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपको मेन फंक्शन से अगर आप F1 का ऑब्जेक्ट बनाते हो, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो F1 का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सिर्फ बाल्टी को यूज़ कर सकते हो। F2 का यूज़ करोगे तो दोनों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एकदम लोकल भाषा में समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक कंस्ट्रक्टर ये नहीं समझाया, हम एक नॉर्मल फंक्शन से समझाए। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर की बारी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की बारी, अभी तक कंस्ट्रक्टर की को नहीं समझाया, अब आता है कंस्ट्रक्टर। बोला गया ध्यान से, ठीक है। अब ये मान लीजिए पापा का कंस्ट्रक्टर हुआ, पेरेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हुआ जिसमें system.out.println पेरेंट क्लास या पेरेंट फालतू का लिखना है, अभी तक पड़ोसी है F1 का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो भी तो एक फंक्शन ही है ना, ओके। F2 के अंदर F2 का कंस्ट्रक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। system.out.println F2 कंस्ट्रक्टर, ये अभी तक क्या हुआ, पड़ोसी क्लास है, अभी तक नेबर क्लास है, ठीक है। अगर ये F1 का
कंस्ट्रक्टर पहले बनाएगा, क्या पॉसिबल है? बोला गया पहले तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था क्लास का नाम और फंक्शन का नाम हमेशा सेम होगा तभी वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो फटाक से एरर मारने वाला है कि F1 मेरा क्लास का नाम मैच नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्टर के नाम से, तो आपको, और ये नॉर्मल फंक्शन समझेगा, और नॉर्मल फंक्शन शुड हैव रिटर्न टाइप, मतलब इसको वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से बोला गया कि ठीक है, वो ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा चाइल्ड क्लास का बात करते हैं, एक्सटेंड्स F1 का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन जैसे दोबारा इसमें डिफाइन करेंगे, जैसे हम दोबारा डिफाइन करेंगे, इसी को तो ओवरराइडिंग कर बोल रहे हैं, कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर एकदम हूबहू, मतलब विदाउट पैरामीटर तो विदाउट पैरामीटर इसमें भी रहना चाहिए, विथ पैरामीटर तो इसमें भी विथ पैरामीटर रहना चाहिए। ठीक है, तो बोला गया जैसे आप लिखोगे फटाक से फिर से वही एरर मारेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो पापा का जगह बेटा नहीं ले सकता, बेटा का जगह पापा नहीं, भले समान अलग है, ये पापा का समझ लीजिए पेरेंट क्लास का खुद का प्रॉपर्टी है, गुण कभी मैंने बोलता था ज्ञान कभी शेयर नहीं होता, घटता नहीं है, तो वही वाला हाल है। फिर से वही एरर मारेगा कि इसमें, ठीक है, मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप, मेथड इसको नॉर्मल फंक्शन समझेगा, शुड हैव रिटर्न टाइप, मतलब तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, पूरा ओवरऑल मोरल क्या निकला, पूरा ओवरऑल मोरल निकला कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग डज नॉट सपोर्ट इन जावा, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग डज नॉट सपोर्ट इन जावा। आने वाला है, जस्ट हम बोले भी थे कि यहीं से स्टार्ट होने वाला है आपका एक्चुअल जावा। ठीक है, सॉल्व्ड बाय मेथड, मैंने फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग मैंने पॉलीमॉर्फिज्म, जस्ट इसके बाद ही तो समझने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्योंकि ये एरर है तो ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो ओवरराइडिंग सपोर्ट ही नहीं करता, ये याद रहेगा ना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ देता है। ठीक है, फिर भी हम एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, इज जावा सपोर्ट मेथड ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं, मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, मतलब यस जावा सपोर्ट ओवरलोडिंग, अच्छा नहीं, ओवरलोडिंग हो गया, ओवर राइडिंग, मतलब ना, इट इज़ नेवर पॉसिबल, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग इज नेवर पॉसिबल इन जावा, दिस इज बिकॉज कंस्ट्रक्टर लुक लाइक अ मेथड बट नेम शुड बी एज क्लास नेम, क्योंकि उसका क्लास नेम मैच नहीं कर रहा, एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सब दिमाग में थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन मुझे काम आने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व्ड बाय क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको मैं यहीं पे रखने देता हूँ। चलिए, तो हमारा इतना पूरा का पूरा समझ में आया कि क्या क्या था क्या नहीं था। आज से हम लोगों का असली जो उप्स का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट है, अभी तक हम लोग उप्स में घुसे भी नहीं हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिस दिन फर्स्ट क्लास था हम बता भी थे, पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मेनी फॉर्म, बहुरूपिया। ठीक है, कि मतलब बोला कि कितना टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बोला गया 2 टाइप के होते हैं, सिंपल सा। ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। लगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, और ये मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बता रहे हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग एक और नाम है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक
स्टैटिक तो हो गया। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन, ये पहला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोगों के पास सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही चुके हैं, हमको याद कैसे रखना है। तो हम लोगों को वही जैसे याद रखे थे हम लोग, एक छोटा सा ट्रायंगल, उससे बड़ा ट्रायंगल, उससे बड़ा ट्रायंगल, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एकदम हूबहू सेम। ठीक है, बोला कि ठीक है ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा तो समझ चुके ही हैं। ठीक है, बोला कि चलो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं आप बस। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अ क्लास कैन हैव, जो भी हो, मल्टीपल फंक्शन, अब कंस्ट्रक्टर नेम, मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर, कॉमा, टाइप, कॉमा, सीक्वेंस डिफरेंट। बस यहाँ पे एक नया वर्ड लगा रहेगा, वो है रिटर्न टाइप मे बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आ गया। सेम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, मे बी डिफरेंट, क्योंकि ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, मे बी डिफरेंट। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज, बोला कि ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आपको आप बता सकते थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, वाई मेथड ओवरलोडिंग इज कॉल्ड स्टैटिक और कंपाइल टाइम। वाई मेथड, ये वाई का आंसर आपको देने में सबसे ज़्यादा जान निकलेगा, तो उसके लिए मुझे बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा ये वाला चीज़। तो बोला कि सबसे पहले चलिए, फंक्शन नेम एग्जैक्टली सेम inside child class, number of parameter, type and sequence also exactly same, return type may be different, बात बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं, दोनों फंक्शन का नाम सेम होगा एकदम। क्लास नेम तो डिफरेंट होगा ही, चाइल्ड क्लास का नाम तो डिफरेंट होना ही है। पहले एक बार बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने आपको बोला कि क्लास, एक क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम कुछ भी, F11 कुछ भी, हमको क्या लेना देना। ठीक है, इसके पास अगर एक बाल्टी नाम का फंक्शन है या फिर ऐड नाम का फंक्शन है, सिंपल सा ऐड नाम का फंक्शन है, जिसमें 2 पैरामीटर मैंने एडिशन के लिए लिख दिया। वॉइड ऐड नाम का 3 नंबर को एडिशन करने के लिए आपको एक अलग से प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो, कंप्यूटर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा। नाम सेम बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स प्लस वाई, प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना जी, लग गया। मेन फंक्शन कहाँ गया? अभी तो मेन फंक्शन है ही नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जो भी हो। जैसे मैं F11 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल्स टू न्यू F11 ऑब्जेक्ट बना के, जैसे मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा 3,5 तो दोनों नंबर को जोड़ के दे देगा। ठीक है, तो वो उसमें जाएगा। अगर मैं 3 नंबर को जोड़ के भेजूँगा तो वो दूसरे वाले में जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों काम कर सकता है। तो कितना अच्छा है। तो ये क्या कहलाया? ओवरलोडिंग। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, टाइप डिफरेंट, सीक्वेंस डिफरेंट, जो भी हो, मुझे क्या मतलब है
इसको लेकर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? ये ओवरलोडिंग में मुझे दिक्कत नहीं है। ये तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी दिक्कत नहीं था। दिक्कत क्या था? दिक्कत था मेरा ओवर राइडिंग को लेकर, ठीक है, ओवर राइडिंग को लेकर दिक्कत था। तो चलो मैं ओवर राइडिंग को अच्छे से समझता हूँ, चलिए, लेकिन एकदम ध्यान से, क्योंकि अब तक जैसे भी हम लोग पढ़े, ठीक है, क्लास का नाम जैसा था वैसा ही, वही सेम चीज़, हम जो एग्जाम्पल बताए थे वही वाला एग्जाम्पल बताने वाले हैं। पेरेंट क्लास के पास एक बाल्टी नाम का फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझते हैं, क्यों का आंसर देंगे तब समझ में आएगा। system.out.print F111 बाल्टी, ठीक है। क्लास F22 एक्सटेंड्स विथ नेबर क्लास के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले नेबर क्लास बनाते हैं उसके बाद ताकि समझ में आए, मेरे पास भी एक बाल्टी है और पड़ोसी के पास भी एक अपना बाल्टी है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं ना है जी। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कॉल होगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कॉल होगा, है ना। लेकिन जब एक ही घर में दो बाल्टी हैं और दोनों का हूबहू सेम नाम, सेम पैरामीटर, सेम पैरामीटर भी अलग रहा तब भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन नाम भी सेम, पैरामीटर भी सेम, ठीक है, मैसेज अलग अलग, तो क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। अगर मग है तो कोई दिक्कत नहीं है, मग तो घर में पूरे घर में एक ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। system.out.print F22 मग। दिक्कत कहाँ पे है? बाल्टी को लेकर दिक्कत है, बाल्टी को लेकर। तो उसको कैसे करेंगे? अगर कोई तीसरा क्लास, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें भी हम मेन फंक्शन लगा सकते हैं। अगर तीसरा क्लास F33 F44 नहीं F33 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आप ही लोग समझो ना, एक घर में दो बाल्टी है, एक पापा का बाल्टी है, एक हमारा बाल्टी है, ठीक है, ओके। अब बोला गया क्या? एक पड़ोसी क्लास, ठीक है, अगर वो बाल्टी कॉल करता है, किसका? F22 का, मतलब चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास के पास तो दोनों है ना, दोनों बाल्टी चाइल्ड क्लास का है। तो अगर मैं F22 का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू F22, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मग को कॉल करूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाल्टी को कॉल करूँगा तो दिक्कत है। वो कौन सा बाल्टी लेके आएगा? कन्फ्यूज़न शुरू हुआ ना। तो बोला कि आप खुद सोचो आप क्या करोगे। आप जानते हो कि अरे यार पापा का बाल्टी दे दूंगा तो टूट जाएगा तो मुझे ही भरना पड़ेगा। अपना बाल्टी सब लोग अपना हक रहता है, तो हमेशा क्या करेगा? वो इसी को कॉल कर देगा, यानी कभी भी पेरेंट क्लास को कॉल नहीं करेगा। तो अगर कॉल करने के लिए मुझे F1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, F11 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, तो बोला तब तो फालतू का ये चाइल्ड क्लास बनाने से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तब ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये बना के तब क्या फ़ायदा हुआ? अगर ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना रहता तो ये सब पड़ोसी क्लास रह के भी कर सकता था। तो यही हम बोले कि सबसे ज़्यादा डेंजर है ये ओवर राइडिंग, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस हो तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ये तीसरा चीज़ ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे कभी भी कन्फ्यूज़न होगा इन केस ऑफ ओवर राइडिंग, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये किसका बंद हम किए अभी तक F22 का बंद किए हैं, ठीक है। क्लास F33 का, ठीक है, क्लास F33 का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS जो भी हो, ठीक है। अगर ये कोडिंग अगर समझ जाएंगे मैंने पूरा कोड ख़त्म। मतलब आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आप सिर्फ न्यू F22, आपको कौन बोला डिसीजन लेने के लिए आपको करना है? तो बोला नहीं, आप सिर्फ बच्चे के पास पहुंच जाओ। अंदर आ गए ना, इसके पास कंस्ट्रक्टर तो है ना जी,
मग तो एक ही है, अब प्लस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी बनाने का झंझट खत्म, ऑब्जेक्ट भी बनाने का झंझट खत्म, पहला झंझट खत्म। दूसरा, बाल्टी को कॉल करेगा तो वो तो जानते हैं कि यही वाला बाल्टी उठा के लाएगा फिर से, तो बोला गया अगर आपको अपना बाल्टी कॉल करना है तो इस तरह से कोड लिखना पड़ता है, दिस क्लास का बाल्टी, और अगर पेरेंट वाला बाल्टी तो सुपर क्लास का बाल्टी। हाँ, दिस एक करंट क्लास को बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस करने का तरीका है, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर मुझे दिस क्लास को एक्सेस करना है, दिस मतलब जिसमें अभी हो करेंटली, इसको दिस बोलता है, ठीक है, करंट क्लास, तो खुद का क्लास, और पेरेंट क्लास मतलब जिससे खींचा हुआ है, तो जैसे सुपर लगाएंगे तो वो चेक करेगा कि किससे खींचा हुआ है, F11 से, तो उसमें जाके आप बाल्टी को खोजेगा। दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड सिर्फ क्या ऐसे लगा सकते हैं जहाँ तहाँ, बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवर राइडिंग के केस में ही हम दिस और सुपर का इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्ट बना के जैसे कॉल करते हैं वैसे ही कॉल कीजिए, ठीक है। तो वो सब तो मैं अब फिर से पढ़ाऊँगा, जब लिमिटेशन पढ़ाऊँगा तो कहाँ पे दिस लगा सकते हैं, कहाँ पे वो कीवर्ड जब पढ़ाएंगे तब। इन केस ऑफ ओवर राइडिंग, अगर इसके पास मग नाम का फंक्शन है, इसके पास बाल्टी नाम का फंक्शन है, इसके पास भी बाल्टी नाम का फंक्शन है, तो ये कैसे कैसे कर सकते हैं, तो दिस डॉट बाल्टी सुपर डॉट बाल्टी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा, सबसे बेस्ट तरीका कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली इतना देर से हम कंस्ट्रक्टर पढ़ाने का यही मकसद है। कंस्ट्रक्टर इतना फास्ट होता है, एक तो स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक रहता है, तो आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, टक से चला गया, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, तो ये इतना अच्छा चीज़ है। तो ये मेरा हुआ ओवरलोडिंग, ठीक है, सॉरी ओवर राइडिंग, ठीक। इन केस ऑफ ओवर राइडिंग अगर सेम रहा तो, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, चलिए, क्लास F1, कुछ भी नाम से मतलब है, या नाम ऐसा ही दीजिए A1, ठीक है, नाम ऐसा ही दीजिए जिससे समझ में आए। लग गया void, इससे क्या लेना ना, मुझे बस मतलब था समझना, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म एक क्लास का नहीं है चीज़, ये समझ गए आप लोग, क्योंकि वैसे एग्जाम्पल हम दिए, नहीं तो एक क्लास का चीज़ ही नहीं है समझना। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, A1 बाल्टी, सिंपल सा, सब कुछ सेम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, A2, ठीक है। अभी तक पड़ोसी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना है। लेकिन जैसे एक्सटेंड्स A1, ठीक है, मतलब A1 से A2 खिंचा गया, अब मेरा बाल्टी जब यूज़ होगा तब अब इसको कौन हटा सकता है, दूर कर सकता है कन्फ्यूज़न को, एकमात्र कंस्ट्रक्टर ही है जो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता है। नॉर्मल के लिए उसको दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फंक्शन के लिए उसको दिक्कत नहीं है, जो कोई भी नाम से मतलब नहीं है मुझे। A2 मग, जल्दी समझ में भी आएगा। मेन फंक्शन कहाँ लिख सकते हैं, मेन फंक्शन आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, मेन फंक्शन किसी और के अंदर भी लिख सकते हो। हम इसके अंदर लिखेंगे तो फाइल का नाम क्या नाम देंगे, A2, और किसी और के अंदर लिखेंगे तो उस नाम से देंगे, क्योंकि वो जिसमें मेन फंक्शन रहेगा तो हम जानबूझ के पड़ोसी क्लास तीसरा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string args, जानबूझ के ऐसे घस कर दिए ताकि समझ में आए एकदम। लगे कि हमको क्या करना है, सिर्फ न्यू A2 ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि सेम पेज है इसलिए चल जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बना के ही घुसना पड़ता, लेकिन घुस तो जाएगा ही, उसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर को तो पहले कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके हम डायरेक्टली मग को कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली बाल्टी को भी कॉल कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये हमेशा बाल्टी कौन सा वाला,
अपना वाला बाल्टी। चलिए अब सेव करते हैं a3.java। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? जितना आसान से समझिएगा उतना अच्छा है। डेस्कटॉप जावा सी स्पेस a3.java, कोई गलती नहीं है कोड में। a3 A2 बाल्टी मतलब आपको A1 का अभी तक यूज़ ही नहीं हो पाया। बोला गया तब कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बोला गया तब क्या करेंगे, तब हम उसके लिए दिस डॉट बाल्टी, जरूरी नहीं है कि पहले अपना बाल्टी को, पहले पापा वाला बाल्टी भी हम कॉल कर सकते हैं और पहले अपना वाला भी बाल्टी यूज़ कर सकते हैं। वो जो ऊपर लिखेंगे वही पहले कॉल होगा, सुपर डॉट बाल्टी, क्योंकि ये सब कीवर्ड है। बोला अब कंपाइल कीजिए, कंपाइल रन। दिस और सुपर से मैं पेरेंट क्लास का भी बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक ना, तो यही तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बनाने से फ़ायदा है। ठीक है, ओके ना। A2 और A1 को एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं, मैंने आप कहना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अभी मेरा पिक्चर कैसा हुआ वो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आप उसके बाद बताना। अभी मेरा पिक्चर हुआ है A1 एक इंडिपेंडेंट है, A2 इससे खींचा हुआ है, A3 किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, एक न्यूट्रल क्लास है। ठीक है, अब आप बोलना चाह रहे हो इससे खींचा सकता है, बोला क्यों नहीं खींचा सकता? बिल्कुल सही। तो बोला गया अगर A2 एक्सटेंड्स कर देंगे, एक्सटेंड्स A2 तो A1 वाला A2 वाला दोनों का, दादाजी जो कमा के गए हैं, पापा जो कमा के गए हैं, वो बेटे को विरासत में मिल गया। ठीक है, अब ये इसका कंस्ट्रक्टर तब क्यों करेगा, तब तो ये अपना कंस्ट्रक्टर ही डायरेक्ट लेगा, क्योंकि उसी का बाल्टी भी है, उसी का मग है। अगर डायरेक्टली बाल्टी को कॉल करेंगे तो वो अपने पापा वाला बाल्टी, क्योंकि भाई इसमें बाल्टी नहीं है, इसके अंदर बाल्टी नहीं है। ठीक है, दिस लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल बाल्टी। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में कोई बाल्टी नहीं है, लेकिन आ चुका है, खिंचा का तो आ गया है, मतलब दिस से भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, नहीं एरर नहीं मारेगा। ठीक है, ओके। सुपर डॉट बाल्टी, अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जावा सी कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, अब एक रीज़न देखते हैं। ओह सॉरी। ठीक है, बोला लेकिन ये देखिए, ये अपना सुपर से किसको पकड़ रहा है, अपने पेरेंट को से, है ना जी। दिस से भी अपने पेरेंट को, देखते हैं दिस लगाते हैं, हो सकता है एरर मार दें। एक बार हम एक्सपेरिमेंट मार लेते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन पूछे हो तो एक्सपेरिमेंट मार ही लेते हैं। दोनों में ही अपना ही पेरेंट को, सुपर के कारण वो, क्योंकि वो सुपर कीवर्ड सिर्फ अपने पेरेंट को पकड़ने के लिए, तो इसका पेरेंट तो यही हुआ ना। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। तो आपको बेस्ट A1 को ये कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एग्जाम्पल के रूप में दादाजी के नाम पे कुछ ज़मीन था जिसने पापा ने अपने नाम पे कराया ही नहीं, बेटा जो ये होगा वो चाह के भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि बीच में कुछ तो होना चाहिए था, समझे ना। तो वो सिंपल सा वर्ड याद रखना, आपका कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक्सटेंड्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड करने से वो ओवर राइडिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, एरर तो नहीं मार रहा कम से कम। अगर A1 में अगर वो फंक्शन का नाम कुछ और होता तो एक्सेस कर सकते थे A3 की तरह। फिर से बताइए। हाँ, कुछ भी अगर दूसरा नाम बाल्टी को छोड़ के और कुछ और नाम तब हो जाता, दिखा रहे वो भी दिखा दे रहे हैं। लेकिन ये अब आता है, ये एग्जांपल तो आपको भेजेंगे, इसलिए इसको रहने देते हैं। Ctrl+C, जानबूझ के इसका नाम खाली A4 कर दे रहे हैं। ठीक है, A4.java, बस 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 हो गया। सुनिए सुनिए, A1 में मान लीजिए बाल्टी है, A2 में बाल्टी नहीं है, कुछ भी साबुन है। ठीक है, शॉप है, नहाने के लिए तो तीनों चीज़ चाहिए ही। ठीक है, बाल्टी भी चाहिए, मग भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है,
सावन आ गया, ठीक है, क्या अब कर सकते हैं कि नहीं, अब नोटिस करते रहे, लगे कि अब इसका ज़रूरत ही नहीं है। तब अब क्योंकि ओवर राइडिंग नहीं हुआ, एक्सटेंड्स A2, कि अब ये सब का झमेला नहीं ना रहा, बाल्टी एक ही है, शॉप भी एक ही है, तो चाहे कहीं पे भी रहे। तो बाल्टी किस में है एक बार देख लीजिए, बाल्टी दादाजी के पास है, पापा के पास शॉप और मग है, इसके पास कुछ नहीं है, एकदम निकम्मा है, लेकिन फिर भी इसके पास तीनों आ गया। ये A4 होगा, ये भी A4 होगा, ये भी A4 होगा जी। अब मेरा कोड चलिए देखते हैं, काम किया कि नहीं। अब बस नाम थोड़ा शॉप चेंज किए थे ना, और कॉल ही नहीं किए क्या, नहीं कॉल तो किए थे शॉप को, एकदम सही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम उस कोड को ही कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान से हट जाता है, तीनों का तीनों काम आराम से कर गया है ना। तो डिफरेंट रहेगा तो काम करेगा, मतलब सिर्फ ओवर राइडिंग का केस ऐसा है जिसमें आपको बच के निकलना है, वो भी दिस और सुपर से आप बच जाओ, ठीक है। तो हम इसको, ये मेरा हुआ पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का काम, इसमें कुछ नहीं था बट कंफ्यूजिंग था।